डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 9th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अफवाह। लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो इस लेसन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको समझते हुए चलना है ताकि हमें लेसन इजीली याद हो सके। तो आइए सबसे पहले हम, जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा है, अफवाह किसे कहते हैं। एक तरह से ये नदियाँ होती हैं जो उचले स्तर से, ऊपरी स्तर से निम्न स्तर की ओर बहती हुई आती हैं और जल के इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर बहने की प्रक्रिया नदियाँ या द्रोणियाँ या अफवाह, किसी भी नाम से हम इन्हें बुला सकते हैं। उसके पश्चात है जल विभाजक। कोई उच्च भूमि अर्थात पर्वत, कोई भी ऊंचा स्थल जो दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को, दो नदियों को दूर दूर करता है, विभाजित करता है, जैसे कि अंबाला का सहारनपुर जल विभाजक जो गंगा तथा सिंधु नदी को दूर दूर करता है। समझ आ गया? जो दो द्रोणियों को अलग करे ऐसी उच्च भूमि वो क्या कहलाती है? जल विभाजक। उसके पश्चात सहायक नदी, जिसे हम उपनदियां भी कह सकते हैं। ये नदी मुख्य और किसी बड़ी नदी से मिलने वाली होती हैं। यानी ये एक मुख्य नदी होती हैं और इसमें अनेकों छोटी छोटी कई नदियां आकर इस नदी में मिल जाती हैं और इस नदी में मिलकर अपना जल भी उस नदी में छोड़ती हैं, जिससे मुख्य नदी की जल की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। ये नदी की या तो ऊपरी धाराओं में मिलेंगी या मध्य धाराओं में पाई जाती है। जैसे कि गंगा प्रमुख नदी है और यमुना और सोन इसकी दोनों सहायक नदियाँ, गग्गर नदी। इसी तरह से कोई भी नदी ले लो जिसमें जो भी छोटी छोटी नदियाँ मिलेंगी तो उसकी सहायक नदी कहलाएंगी, बड़ी नदी की छोटी सहायक नदियाँ। ठीक है। वितरिका, यह मुख्य नदी से उत्पन्न होती हैं। ये उसमें मिलती नहीं है, ये उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। जो वितरिका है ये मुख्य नदी से उत्पन्न होने वाली है, सहायक नदियाँ उसमें मिलने वाली हैं। समुद्र में गिरने से पहले ये बनती हैं और मुख्य नदी के मुहाने के पास ये बनती हैं। ये मुख्य नदी के पानी की मात्रा को बढ़ाती नहीं है, कम कर देती हैं और नदी की निचली धाराओं में पाई जाती है, जैसे कि कलकत्ता की हुगली नदी। इसी तरह से जलाशय, झील किसे कहते हैं? किसी जलाशय को कहते हैं जो भूमि में एक आकृति सी बना देते हैं, झोड़ की, तालाब जैसी बड़ी, जिसमें जल भरता रहता है और एक गड्ढे का रूप ले लेता है। झीलें कई तरह की होती हैं, कुछ प्राकृतिक होती हैं और कुछ निर्मित होती हैं जो अपने आप जगह बना लेती हैं एक आकृति की। इस तरह से हमने इसकी मेन पॉइंट्स को पढ़ा। अब एक बार मैप में देख लेते हैं नदियाँ और झीलें। देखिए, ये आपका मैप है, इसमें कितनी तरह की नदियां हैं, कोई कहीं से निकल रही, कोई कहीं से, तो कोई उप सहायक नदी का रूप ले लेती है और कोई वितरिकाओं का। इसी तरह से गुम्फित नदियां हैं। गुम्फित नदी का मतलब होता है वह नदी जो अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जैसे रेत के टीलों और द्वीपों द्वारा ये नदियां बट जाती हैं। पश्च जल, भूमि के पास सागर का वह भाग जो मुख्य समुद्र से अलग हो गया हो। इसी तरह से महाखंड है, ऊपरी बहाव में नदी के मुहाने पर गहरी तंग रास्ता, ऊपरी बहाव में नदी के मुंह के पास जो बनता है तंग रास्ता, सिंधु नदी द्वारा, जैसे ये सिंधु नदी है, यहाँ बनाए जाने वाला कोई भी रास्ता तंग दीवार से महाखंड कहलाता है। सिंधु जल संधि, यह भारत तथा पाकिस्तान, ये भारत है, यहाँ से जा रही है सिंधु नदी और पाकिस्तान में जा रही है। सिंधु नदी जो भारत तथा पाकिस्तान के बीच होने वाली सिंधु जल संधि किसे कहा जाता है वो बता रही हूँ मैं। आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच होने वाली एक हस्ताक्षरित यानी विद सिग्नेचर एक ऐसी संधि है जिसके अनुसार भारत सिंधु नदी का केवल 20% भाग का पानी ही प्रयोग कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। ये एक संधि हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लिखित रूप में हस्ताक्षरित संधि है। इसी तरह से ज्वार नदमुख और डेल्टा आपको ने पिछले लेसन में भी पढ़ा था, मैं एक बार फिर से यहाँ रिपीट कर देती हूँ। यह नदी के निचले स्तर का वह भाग होता है जहाँ नदी का जल समुद्री ज्वार से जा मिलता है। यहाँ पर बनते हैं ये कृष्णा, ये ताप्ती और ये कृष्णा, कावेरी, इन नदियों में डेल्टा बनते हैं। इधर महानदी, गोदावरी आदि नदियों में ये नदी का जो जल होता है वो समुद्री ज्वार से जब मिलता है, जब ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। और डेल्टा समुद्र में गिरने से पहले नदियों किसी भी
समुद्र में गिरने से पहले नदियों के मुख्य मुहाने पर ये डेल्टा निर्मित होते हैं। एक त्रिभुजाकार आकृति होती है, मेज जैसी आकृति भी बन जाती है कई बार इनकी। ये वो होते हैं निक्षेप अवसाद जो जमा होने से यहाँ एक डेल्टा का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार आज हमने इसके मेन पॉइंट्स को पढ़ा। कल हम इस लेसन के मेन क्वेश्चनों पर आएंगे और आपको लेसन 2 को साथ में रिवाइज करते रहना है। किसी भी दिन आपका इस वीक में उस लेसन से रिलेटेड टेस्ट होगा। 1-2 दिन में मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के टेस्ट लेने वाली हूँ और सभी बच्चों को प्रिपेयर करना है, बी सीरियस होकर, ठीक है। उसके मार्क्स मिलेंगे और वो ऐड भी होंगे आपके कहीं ना कहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.